हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो आपको सभी तरह के टीचिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। ये एक्चुअली पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो मध्य प्रदेश की एक ऑफिशियल साइट है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और इन क्वेश्चन से आपको किसी भी तरह की टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें आपको पेडागोजी में और चाइल्ड डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसमें क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, सो लेट्स प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं इनको वन बाय वन। हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही इसमें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी रहेगा और लॉजिकली हम जो है ऑप्शंस को राइट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इनको ऑप्शंस को समझिएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रैक्टिस। ओके, चाइल्ड सेंटर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है। नॉट, आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा अभ्यास है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फेवर नहीं करता, उसके पक्ष में नहीं है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, मेक द स्टूडेंट मोर एक्टिव, बच्चे को ज़्यादा क्रियाशील बनाना। भाई ये तो यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि बच्चे को आप सक्रिय बना रहे हैं, मतलब आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का पालन कर रहे हैं। सो पहला ऑप्शन अपना राइट नहीं होगा क्योंकि ये फेवर में है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, मेक द स्टूडेंट मोर अवेयर ऑफ दे आर डूइंग एंड वाई आर दे डूइंग, बच्चों को ये एहसास दिलाना और ये बताना कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ही पार्ट रहेगा। हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक्टिव बना रहे हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट नहीं होगा क्योंकि ये भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के फेवर में है। तीसरा ऑप्शन, वर्किंग अंडर टीचर्स डायरेक्शन एंड डिसीजन, ये थोड़ा बायसनेस दिख रहा है, चलिए हम इस पर गौर करेंगे। लेकिन चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, फोकस ऑन इंटरेक्शन, हम सच एज द यूज़ ऑफ ट्यूटोरियल एंड डिस्कशन ग्रुप। तो हमें कौन सी चीज़ पर फोकस करना है, लाइक ट्यूटोरियल्स एंड ग्रुप डिस्कशन पर। तो ये भी एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो पाएंगे, बच्चों की सहभागिता ज़्यादा होगी। तो इनमें केवल हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें थोड़ा कमी हमें को नज़र आ रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के संदर्भ में। तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन के साथ चलेंगे और देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन रहता है, क्या सही रहता है, क्योंकि ये तीनों जो एक्टिविटीज़ है वो इसके फेवर में है। केवल यही हमें लग रहा है कि अलग हो सकती है। सो देखते हैं अपना आंसर। सो अपना आंसर जो है राइट है, मीन्स हमारा लॉजिक सही था। एक्चुअल में ना मैं सही हूँ ना आप सही हैं, हमारा लॉजिक क्या है वो हमें सही बनाएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्वेश्चन है क्या। ओके, चलिए। सो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन टेस्ट ऑफ एटीट्यूड। ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी चीज़ टेस्ट ऑफ एटीट्यूड में उपयोग की जाती है। ध्यान रखिएगा, मनोवृत्ति परीक्षण, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एटीट्यूड असल में क्या होता है, हमारी मनोवृत्ति होती है, हम किसी वस्तु या किसी विषय के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति कैसी धारणा रखते हैं, हम सोचते कैसा हैं, हमारी थिंकिंग कैसी होती है, हम उसके प्रति पॉजिटिवली सोचते हैं, नेगेटिवली सोचते हैं, ये हमारी मनोवृत्ति या हमारा एटीट्यूड होता है। ओके, और एप्टीट्यूड जस्ट इसका उल्टा होता है, हमारी जो मानसिक क्षमता होती है किसी भी काम को स्पेशली करने की, उसको हम एप्टीट्यूड की तरह समझते हैं। तो आपको एटीट्यूड टेस्ट का पार्ट बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ एटीट्यूड में हेल्पफुल रहेगी। सो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये तो होने वाला है ही नहीं क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है, तो इसको हम हटा देते हैं। फिर रहा अचीवमेंट टेस्ट, तो अचीवमेंट टेस्ट हमारा एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, ना कि एटीट्यूड टेस्ट से, क्योंकि अचीवमेंट या उपलब्धि परीक्षण चाहे एक ऐसा बच्चा जिसका मानसिक स्तर थोड़ा कम हो, एक ऐसा बच्चा जिसका मानसिक स्तर ज़्यादा हो, तो केवल उनके मानसिक स्तर के कारण उनकी उपलब्धि में फ़र्क दिखाई देगा, उनके एटीट्यूड की वजह से नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। आईक्यू टेस्ट, ये भी
एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड है, हमारी मानसिक क्षमता से ही संबंधित है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है लेकिन हम इसके बारे में अवेयर नहीं हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन लिकर्ट स्किल। तो हम इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या है। हमने एक छोटा सा लॉजिक लगाया है, मे बी हम सही हों। ओके, सो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर लिकर्ट स्केल ही दिया है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, हमें राइट आंसर नहीं पता था, हमने जो 3 गलत आंसर्स हैं उनको अलग किया था। तो पेडागॉजी के क्वेश्चंस में एक तरीका ये भी होता है कि आपको सही आंसर पता हो या ना हो, लेकिन आपको यदि गलत आंसर्स पता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और इस तरह से अपना राइट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है जो मैंने खुद आजमाया है। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट मल्टी कल्चरल अवेयरनेस, मतलब बहु संस्कृत जागरूकता, सांस्कृतिक जागरूकता। हमारे क्लासरूम में बहुत सारे अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, उनकी बात की जा रही है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंक्लूड द एप्रिशिएशन फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर। शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके खालिस्तान के संदर्भ में छात्रों के मतभेदों की समझ और सराहना करना शामिल होता है। तो हमारे एक टर्म होता है मल्टी कल्चरल अवेयरनेस। हमारी क्लासरूम में बहुत अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, तो उनको हमें समझना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सी चीज़ को ज़्यादा हमें ध्यान देना ज़रूरी है या समझना ज़रूरी है मल्टी कल्चरल अवेयरनेस के संदर्भ में। तो पहली बात आती है स्किल एंड एबिलिटीज़। हो सकता है भाई बच्चे बहुत ज़्यादा स्किल होते हैं, उनकी एबिलिटीज़ होती हैं, तो उनको जानने की ज़रूरत है। स्पेशल नीड्स एंड गिफ्टेडनेस, तो बच्चों की विशेष आवश्यकताएं और वो कुछ बच्चे अपने साथ में कुछ उपहार लाए होते हैं। उपहार कहने का मतलब है कुछ उनकी सबसे हटके कुछ लर्निंग होती हैं, तो वो हमारे लिए क्या होती हैं, एक उपहार की तरह होती हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, कभी कभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, कि हर बच्चा जो है अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस का होता है और अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। एंड देयर बिहेवियर एंड डिस्पोजिशन, उनका जो व्यवहार है और स्वभाव है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो हमारी क्लास के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है? तो हमारे लिए यहाँ पर हम जिस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे वो थर्ड ऑप्शन रहेगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो उनकी सिचुएशन का, उनकी नीड्स यहीं से तय होती है कि उनकी क्या नीड्स रहेंगी। रिलीजियस बैकग्राउंड भी तय करता है कि उनकी नीड्स क्या रहेंगी, उनका स्वभाव कैसा रहेगा, है ना, उनकी स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे इस ऑप्शन से डिसाइड हो जाएंगी। सो हम इसके साथ चलते हैं, आप अपना ऑप्शन भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या है। सो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है थर्ड है, इकोनॉमिक स्टेटस एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शंस जो हैं हमारे इस मल्टी कल्चरल अवेयरनेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसमें से जो इकोनॉमिक स्टेटस एंड रिलीजियस बैकग्राउंड है वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग एंड इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पर। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, द एंजाइटी ड्रग्स। एंजाइटी ड्रग्स ऐसे ड्रग्स जो टेंशन एंड डिप्रेशन को कम करने के लिए लिए जाते हैं। ओके, लिखा है ना एंटी तनाव दवा, ऐसी दवा जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने तनाव को, डिप्रेशन को, टेंशन को कम करने के लिए। ओके, सो हुज प्राइमरी बिहेवियरल इफेक्ट इज़ द रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, जिसका काम क्या होता है, हमारी एंजाइटी, हमारे तनाव को कम करना, है ना, चिंता को कम करना इसका एक उपयोग होता है। बट इट फंक्शंस एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन यह कभी कभी हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसके लिए किस तरह से काम कर पाता है। तो एज ए एक्टिवेटर, क्या उसको वो जागरूक करता है, या फिर उसको वो उकसाता है, या फिर उसको वो दबाता है, या उसको बंद करना, है ना, डिप्रेस करना, मतलब किसी को पोज कर देना। स्टिमुलेट, क्या फिर उसको उकसाता है, उत्तेजक, वही बात आ गई, या मॉडिफायर, उसमें कोई संशोधन करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो है डिप्रेसेंट, एक अवसादक के रूप में कार्य करता है।
द एंजाइटी जो ड्रग्स होते हैं उससे हमारा तनाव तो कम होता है, लेकिन हमारी तंत्रिका तंत्र पर एक प्रभाव पड़ता है कि उसमें डिप्रेशन की स्थिति जो है होने लगती है। ओके, तो एक डिप्रेसेंट के रूप में, एक अवसादक के रूप में काम करता है एंजाइटी ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा राइट ऑप्शन जो है डिप्रेसेंट ही है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर ध्यान से देंगे। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन जो है थोड़ी यूज़फुल एंड रेलिवेंट लग रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे अच्छे लगे तभी मैंने आपको यहाँ पर इनको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली कॉज चिल्ड्रन टू फेल इन एग्जामिनेशन। बच्चों का एग्जामिनेशन में, परीक्षा में फेल होने का मुख्य कारण कौन सा है? बहुत सारे कारण दिए हैं आपको, आप मुख्य चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षा में असफल होने का कारण है? सो एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, कक्षा का परिवेश, क्या ऐसा है? फिजिकल स्ट्रेंथ, क्या बच्चों की शारीरिक शक्ति है फिजिकली वीक? तो इस हिसाब से तो बहुत ही कम बच्चे फेल होने चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे फिट होते हैं फिजिकली। चलिए देखते हैं थर्ड, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, ये हो सकता है, ज़्यादातर बच्चों में होता है। क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, भाई एग्जामिनेशन के पहले बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए ये भी हो सकता है भाई, ऐसा भी होता है। तो इसमें अपना ज़्यादा जो रेलिवेंट ऑप्शन है वो फियर होता है, चाहे आप प्रैक्टिस करके आए हो, चाहे आप प्रैक्टिस करके नहीं आए हो, चाहे आपकी कक्षा का एनवायरनमेंट अच्छा हो, चाहे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, डर तो सभी के अंदर होता है। तो उसी के हिसाब से फियर ऑफ एग्जामिनेशन जो है उस ऑप्शन के साथ चलना ज़्यादा बेटर होगा, एंड दैट इज़ मोस्ट रेलिवेंट। तो चलते हैं। सो हमारा आंसर जो है फियर ऑफ एग्जामिनेशन है। परीक्षा का डर जो होता है वो ज़्यादातर बच्चों की एग्ज़ाम में फेल होने का कारण होता है ना। डर जो है नेगेटिवली हमारे परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन ही हमारे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो 6th क्वेश्चन है वो है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, इज़ व्हेन लर्निंग इज़। तो भाई करके सीखना ये कब हो पाता है? जब हमारी अधिगम कैसी हो। हाँ, हम कब करके सीख पाएंगे? जब हमारी जो लर्निंग है वो टीचर सेंटर्ड हो। क्या सारी शिक्षा शिक्षक केंद्रित होगी तो हम करके सीख पाएंगे? नो, क्योंकि सारा तो टीचर करेगा, बच्चे क्या करेंगे? कुछ नहीं। रेलिवेंट एंड प्रैक्टिकल, ये भी हो सकता है भाई, प्रैक्टिकली हम बच्चे यदि करेंगे तो हाँ उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पैसिव एंड थियोरेटिकल, तो पैसिव का मतलब ही निष्क्रिय लिखा है, जहाँ पर बच्चे किसी भी तरह की सहभागिता नहीं लेंगे, तो पहला और तीसरा तो नहीं होगा। लिखा है रोट एंड डिक्टेटिक, तो रोट एंड डिक्टेटिक लगभग इसी से संबंधित। रोट का मतलब होता है रटना, और डिक्टेटिक मतलब होता है जिसमें टीचर जो है आपको डिक्टेट करता है, आपको जैसा बोलता है वैसा आपको करना पड़ता है। तो इस तरह की लर्निंग में भी पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो थोड़ा रेलिवेंट है, एंड दैट इज़ प्रैक्टिकल लर्निंग। व्यवहारिक रूप से बच्चे जब करेंगे तो वो लर्निंग बाय डूइंग को पॉसिबल बना पाएंगे। सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट है। सो रेलिवेंट एंड प्रैक्टिकल, दिस इज राइट। ओके, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हु डेविएट कंसीडरेबली फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन आर नोन एज। ऐसे बच्चे जिनको हम नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग कहते हैं या अलग मानते हैं, उनको हम किस नाम से पुकारते हैं, या क्या कहना चाहिए? जो बच्चे सामान्य बच्चों से हटके होते हैं उन्हें किस तरह का बोलेंगे हम? सो ये भी थोड़ा क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टिकेट चिल्ड्रन, स्वपरायण बच्चे, या फिर एबनॉर्मल, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो सकता है, असामान्य बच्चे। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, बुद्धिमान बच्चे बोलेंगे आप उसको। तो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ बच्चे हटके हैं वो तो बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन कुछ कमज़ोर भी तो हो सकते हैं हटके, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ओके, एबनॉर्मल में भी हो सकते हैं चांस। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, असाधारण बच्चे, तो इसमें एबनॉर्मल भी हो सकता है, एक्सेप्शनल भी हो सकता है, लेकिन अब हम जाएंगे एक्सेप्शनल के साथ। क्यों? सुनिए, पहले इसका आंसर देख लेते हैं सही कौन सा है। सो इसका आंसर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन सही है। वजह क्या है वो देखिए। एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, है ना। और एक्सेप्शन जो है दोनों तौर पर हो सकता है, एक बुद्धिमान बच्चा भी हो सकता है और एक
पिछड़ा हुआ ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो बिल्कुल नहीं सीख पाता है। यहाँ पर एबनॉर्मल से हम ज़्यादातर एबनॉर्मल एक नेगेटिव वर्ड है, इसमें जो ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं उनको हम एबनॉर्मल नहीं बोलेंगे, है ना। एबनॉर्मल का मतलब एक कहा जाए एक बीमारी के तौर पर या नेगेटिवली इसको यूज़ किया जाता है। एबनॉर्मल मतलब जो सामान्य काम भी नहीं कर सकता उसके लिए एबनॉर्मल बोलते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल का मतलब ऐसा होता है कि जो सामान्य से हटके कर सकता है, हो सकता है वो बहुत अच्छा करे या हो सकता है वो सामान्य से बहुत गिरा हुआ भी करे। ओके, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जेंडर, जेंडर दिस वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जेंडर लिंग बोलते हैं, लिंग इसके लिए एक हिंदी वर्ड होता है जो अभी मुझे याद नहीं है। जेंडर रिफर्स टू द, रिफर मतलब बताता है, सो ये जेंडर वर्ड है। टू द यहाँ पर आपको बताना है कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस इन पर्सन, तो लोगों में किस तरह के डिफरेंसेस मतलब विविधताओं को जेंडर वर्ड हमें बताता है। या व्यक्तियों में उत्पन्न विविधताओं को जेंडर संदर्भित करता है या उसके बारे में बताता है। तो क्या एजुकेशनली या शैक्षिक रूप से लोग अलग अलग होते हैं तो उसको जेंडर बोलते हैं क्या हम, या फिर इमोशनली भावात्मक रूप से लोग अलग अलग होते तो उसको जेंडर बोलते हैं, क्या बायोलॉजिकली या जैविक रूप से लोग अलग अलग होते हैं तो उसको जेंडर बोलते हैं, या फिर सोशियोलॉजिकली। तो इनमें जो राइट ऑप्शन है वो है सोशियली, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं सामाजिक तौर पर लोग जो अलग अलग दिखाई देते हैं हमें, कोई पुरुष है कोई महिला है ना। तो पुरुष पैंट शर्ट पहनते हैं, महिलाएं साड़ी पहनती हैं, सूट पहनते हैं। तो ये उनका जो सोशली सामाजिक रूप से जो विविधता दिखाई देती है उसको हम एक वर्ड में यूज़ किया जाता है जेंडर, है ना। ये विविधता उनके जेंडर के आधार पर तय की जाती है ना। जेंडर पूछा भी जाता है, जेंडर इज़ अ कंस्ट्रक्ट, जेंडर किस तरह का रूप है या किस तरह की टर्म है, तो उसको हम सामाजिक रूप से उपयोग करते हैं। वहीं एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स, जो सेक्स एंड जेंडर जो है आपस में अपोजिट वैसा देखा जाता है। तो बायोलॉजिकल जो आइडेंटिटी होती है उसको हम सेक्स बोलते हैं, एंड जो सोशियोलॉजिकली आइडेंटिटी होती है उसको हम जेंडर बोलते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे और आपने इसके बारे में पहले पढ़ा भी होगा। हमारा राइट ऑप्शन है सोशली या सामाजिक तौर पर जो विविधता होती है उसके लिए हम एक शब्द के रूप में जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनिएगा, ये थ्योरी पर बेस्ड है, लर्निंग थ्योरी पर। द साइकोलॉजिस्ट हु कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग, तो आपको बताना है वो मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने प्रयत्न एवं त्रुटि इस लर्निंग पर क्या किया, प्रयोग किए। तो होपफुली आपको याद होगा, थ्रॉन्डाइक इन्होंने एक बिल्ली के ऊपर किया था, कोलर इन्होंने एक चिंपैंजी के ऊपर किया था, स्किनर इन्होंने एक चूहे पर किया था, पावलव इन्होंने एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो बताइए इनमें से कौन वो पर्सन थे जिन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयत्न एवं त्रुटि। तो वो पर्सन थे थ्रॉन्डाइक, जिन्होंने एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था और उसमें वो बताते हैं कि बिल्ली कैसे बार बार प्रयास करती है और हर बार हो सकता है वो गलत अटेम्प्ट करती हो, गलत प्रयास करती हो, लेकिन वो गलतियों से, उस भूल से क्या है, सीखती है ना। बार बार कोशिश करती है, प्रयत्न करती है और फिर गलतियाँ करती है, लेकिन इसी प्रयास और गलती के तहत एक टाइम आता है जब वो एक सही चीज़ को सीख लेती है ना। वो किस तरह से उस गेट को खोलना सीख लेती है, तो यही आपको इसमें बताया है। तो इस पर एक्सपेरिमेंट किसने किया है, थ्रॉन्डाइक ने किया है। हम इसको थ्योरी में प्रॉपर वे में समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो अभी का राइट ऑप्शन है वो है ईएल थ्रॉन्डाइक। ओके, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, भूल चूक का सिद्धांत, भूल चूक नहीं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, है ना। चलिए हमारा 10th एंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, द लर्निंग दैट हैपन्स इन द फॉर्मल एनवायरनमेंट, ऐसी लर्निंग, ऐसा अधिगम जो कैसी एनवायरनमेंट में होता है, फॉर्मल एनवायरनमेंट में, मीन्स औपचारिक वातावरण में होने वाला जो अधिगम है उसका अध्ययन कौन करता है, स्टडीड बाय। तो उसका अध्ययन एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, नो ये मानव विज्ञानी होते हैं, ये तो अलग चीज़ें डिस्कस करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, क्या शिक्षा मनोवैज्ञानिक करते हैं।
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नो। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होंगे वो क्लिनिक्स में जो मनोविकार से संबंधित रोग हैं उनका अध्ययन करते होंगे। सोशल साइकोलॉजिस्ट तो वो सोसाइटी में लोगों का अध्ययन करते होंगे। जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक फॉर्मल ऐसा एरिया जहाँ पर फॉर्मल वे में एजुकेशन ली जाती है, मीन्स क्लासरूम, जो कक्षा होती हैं, कक्षाओं में जो लर्निंग कर रहे हैं बच्चे, उनका स्टडी कौन करता है? एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ओके, फॉर्मल एनवायरनमेंट कहने का मतलब है क्लासरूम। ओके, सो इस हिसाब से जो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चंस किए। होपफुली आपको समझ में आया होगा और मेरे बताने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। यदि कोई चीज़ आपको जो कम लगती है या आप चाहते हैं कि मैं इसको चेंज करूं तो आप एक सजेशन के तौर पर भी वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और थोड़ी चैलेंजिंग रही होंगी तो मज़ा भी आया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। ध्यान रहे आपको ये सभी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो है हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि सभी में पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को स्थान दिया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप किसी भी तरह की टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।